वेलकम बैक। आज मैं आपसे जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो इन्फॉर्मेशन इजीली इंटरनेट पर पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। आप लोग भी मेरे वीडियो के बाद अपना रिसर्च करिएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बजाज फिनसर्व भारत के अंदर बजाज फाइनेंस लिमिटेड, भारत के अंदर बहुत सारी NBFCs है, भारत के अंदर बहुत सारे बैंक्स हैं। बजाज के अंदर स्पेशल क्या है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों अलग अलग कंपनियाँ नहीं हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड बजाज फिनसर्व का ही सब्सिडरी है, यानी कि बजाज फिनसर्व पेरेंट कंपनी है जिसके अम्ब्रेला के अंडर बजाज फाइनेंस आता है, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट आता है, बजाज हाउसिंग आता है, बजाज आलियांज आता है, बजाज फिनसर्व वेंचर्स, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड एट्सेट्रा आते हैं। पेरेंट कंपनी इज़ बजाज फिनसर्व। नाउ वन बाय वन छोटी छोटी चीज़ें इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैपिटल 4,40,000 करोड़ है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये उन कंपनियों में शामिल है जिनका मार्केट कैप अपनी पेरेंट कंपनी से ज़्यादा है। बजाज फिनसर्व का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2,20,000 करोड़ का है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4,40,000 करोड़ का है। स्टॉक पी 28.6, अभी पीयर्स की बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 54.7, हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग है। नेट कैश फ्लो 2,500 करोड़ का है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 29% की रही है। करंट रेशियो 2.39, करंट रेशियो का मतलब होता है करंट लायबिलिटी बटा करंट असेट्स, तो नहीं, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। सो जितनी इनको मार्केट से पैसा लेना है उससे कम इनको देना है। सो करंट रेशियो इज़ गुड। अगर स्टॉक इंटेंसिव कंपनी होती है तो करंट रेशियो हाई होता है। दैट मीन्स माल बना के कंपनी कहीं पे स्टॉक में रख रही है, माल बिक नहीं रहा है, इन्वेंट्री रोटेट नहीं कर रही है। बट बीइंग ए फाइनेंस कंपनी NBFC, दिस इज़ अ हेल्दी रेशियो, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दिस वन। सेल्स नॉट इंपॉर्टेंट, डेट टू इक्विटी 3.74, इट्स ऑल राइट, एक्सेप्टेबल लेवल्स, नॉट ग्रेट नॉट बैड। बुक वैल्यू 1,402 होनी चाहिए, जिसके लिए प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 7,100 के आसपास है। बुक वैल्यू के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जस्ट इन केस इक्विटी, कंपनी की जो इक्विटी है उसको, मतलब कंपनी को अगर आज लिक्विडेट किया जाता है तो हर शेयर होल्डर को अपने एक शेयर के बदले कितना रुपया मिलेगा, सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को सेटल ऑफ करने के बाद। सो दिस इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड 0.51% है। कोई भी कंपनी जो और पैसा चाहती है, कोई भी कंपनी जो ग्रोथ चाहती है, वो डिविडेंड यील्ड को इतना ही रखती है। नॉट गुड नॉट बैड, ये एक्सेप्टेबल लेवल्स है डेफिनेटली। पैग रेशियो, फ्री कैश फ्लो, मार्केट कैप हो चुका है डिस्कशंस। चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी रजिस्टर हुई 1 जुलाई 2005 को 24 रुपये पे, 15 अप्रैल 2005 को 15 रुपये का शेयर था। आज की तारीख में ये शेयर रहा अपना ऑलमोस्ट ये शेयर 7,200 के आसपास है। लाइफ हाई वगैरह अगर मैं यहाँ आपको दिखा पाऊँ, मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पे लाइफ हाई होना चाहिए। 8,168 का ये लाइफ हाई है, ऑलमोस्ट यही होना चाहिए। और लाइफ लो तो वो 15 रुपये जो एडजस्ट हुआ है। प्रोज डजेंट मैटर, 5.07 times to its book value doesn't matter. Company has low interest coverage ratio, doesn't matter. Company might be capitalizing the interest cost, not a problem. peer comparison की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, बजाज फाइनेंस का करंट मार्केट कैप इतना है, बजाज फिनसर्व का मार्केट कैप इतना है, तो पेरेंट कंपनी से ज़्यादा मार्केट कैप इस कंपनी का है। फिर आप देखेंगे बजाज फाइनेंशियल्स। अब ये बदकिस्मती है या इस देश की खुशकिस्मती है, मुझे नहीं पता कि एकदम ही नई एंट्रेंट्स जो हैं ये इस मार्केट कैप के जाने दो, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, हमें सिर्फ फाइनेंस की बात करनी है। 231 कंपनियों में मीडियन 26.21 का पी रेशियो चल रहा है और इस कंपनी का ऑलमोस्ट एट पार है। 28 का रेशियो एक्सेप्टेबल लेवल है, नॉट अ बिग इशू एट ऑल। क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात नहीं करेंगे, बैलेंस शीट की भी दूसरी वेबसाइट से आपको ये बताऊंगा। कैश फ्लो, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बिज़नेस वो फेल होंगे या वो पास होंगे जहाँ पर कैश फ्लो रुकेगा या कैश फ्लो आता रहेगा। किसी भी हेल्दी बिज़नेस में अगर आपको सिर्फ एक एंटिटी देखनी है, सिर्फ एक पैरामीटर देखना है जिससे आप कह पाओ कि ये बिज़नेस सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो पैरामीटर कैश फ्लो होना चाहिए। इस कंपनी का कैश फ्लो कंफर्टेबल है नेचुरली। कैश फ्लो के अंदर 3 तरह से कैश आता है बिज़नेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से। अब तक के वीडियो में मैं आपको बताता आया हूँ कि मेनली जो कैश फ्लो है वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आना चाहिए।
रीज़न भी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इसलिए आना चाहिए क्योंकि सपोज़ एक पेन बनाने वाली कंपनी है, सबसे ईजी एग्जांपल पेन होता है फाइनेंस में। पेन बनाने वाली कंपनी है, उसका ऑपरेशन पेन बना के पेन बेचना ही हो सकता है। अगर वो फर्नीचर बेच के कैश ला रही है बिज़नेस में, तो उस कैश फ्लो को हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है बिज़नेस की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट में। बट चूँकि ये एनबीएफसी कंपनी है तो इसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश है वो सिस्टम से बाहर जाएगा, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिस पे ब्याज मिलता है उससे कैश वापस आएगा। तो नेट कैश फ्लो इन दोनों को सेटल आउट करके कंपनी कैश फ्लो के नेट में है। 2023 में कैश फ्लो थोड़ा सा डाउन रहा है, मुझे नहीं पता कि ऐसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कंपनी ने थोड़ी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ज़्यादा की है, प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से थोड़ा सा कैश फ्लो कम हुआ है, इस वजह से ये हुआ है। सो कैश फ्लो फ्रंट पर ये कंपनी ठीक है। फाइनेंस के बारे में अब मैं कंपनी के फाइनेंशियल फ्रंट पे अभी इतनी बात करूँगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस कंपनी में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो है इनका एक अटैम्प्ट, और वो अटैम्प्ट ये है कि ये कंपनी LRS फ्रेमवर्क को फॉलो करती है। LRS फ्रेमवर्क एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कंपनी की, जिसमें ये ऑलमोस्ट 5 साल के लिए डिस्कशंस करते हैं। इट्स अ 5 ईयर लॉन्ग टर्म रोलिंग स्ट्रैटेजी। जैसे अपने यहाँ प्लानिंग पे इंडिया के अंदर आई थिंक योजना आयोग हुआ करता था, जब 5-5 साल की योजनाएं बनाता था। जब भी हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं भारत के अंदर, तभी हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। ये एक प्रूवन तरीका है अपनी ग्रोथ को नापने का कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और हमने एम क्या बनाए थे और हम उन एम को कितना हासिल कर पाए हैं। तो ये चीज़ नेचुरली कई कंपनीज फॉलो करती हैं, लेकिन जिस क्लैरिटी के साथ बजाज फाइनेंस इसको फॉलो कर रहा है वो मुझे इम्प्रेस करता है। 17 साल की जर्नी इस कंपनी की ये इन्होंने बताई है। 4 प्रोडक्ट लाइन थी, 4 प्रोडक्ट ये कंपनी ऑफ़र करती थी 2008 में 116 लोकेशंस पर। 2024 में 26 प्रोडक्ट है और 4145 लोकेशंस में है। 1 मिलियन के आसपास लोन्स थे, 10 लाख के आसपास लोन थे। आज की तारीख में 36.2 मिलियन लोन है, यानी 3.5 करोड़ के आसपास लोन्स हैं। कस्टमर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 8 लाख होना चाहिए। 8 लाख कस्टमर्स थे 2008 में, जो कि 8 करोड़ 36 लाख कस्टमर्स हो गए फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। असेट अंडर मैनेजमेंट 2008 में थे 2478 करोड़ और अभी असेट अंडर मैनेजमेंट है 3,30,000 करोड़। तो कहने का मतलब एक रोड मैप पे कंपनी बता रही है। ये देखिए सामने के सामने हैं चीज़ें। कंपनी ने अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स के बात की है। एक क्वेश्चन का आंसर दिया है जो हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी हो, कोई ऑफिस हो, कोई परिवार हो या कोई भी सेंसिबल डिसीजन हो, उसके अंदर एक पॉइंट हमेशा समय समय पे पूछा जाता है, पूछा जाना चाहिए, जो भी करियर ओरिएंटेड या ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं कि यहाँ से कहाँ। जब आप रिज़ाइन कर देते हैं तो अपने आप से पूछते हैं कि अब यहाँ से कहाँ। कभी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो अपने आप से पूछते हैं कि अब यहाँ से कहाँ। तो जो इसका आंसर सही से दे देता है कि अब यहाँ से कहाँ, उसको एटलीस्ट ये पता होता है कि वो जा कहाँ रहा है। ठीक है, सफल होना है, सफल होना फ्यूचर का काम है, अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जब आपको क्लैरिटी होती है पाथ की कि आप एटलीस्ट किस दिशा में जा रहे हो तो काफ़ी चीज़ें आसान होती है। बजाज फाइनेंस के साथ सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि इन्हें पता है जा कहाँ रहे हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि LRS अप्रोच को इन्होंने डिस्कस किया है। 14 साल पुराना ये प्रोसेस है इनके लिए कि ये रोल आउट करते हैं 5 साल की स्ट्रेटजी, जिसे 12 से 24 महीने में एग्जीक्यूट करते रहते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पे गए हैं। LRS के अंदर 6 सेक्शंस हैं: मैक्रो ट्रेंड, फाइनेंशियल सेक्टर, बेंचमार्किंग, मेगा ट्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजी। कमिंग बैक, ये सब बकवास है, ये होता रहता है। कुछ 35 स्ट्रेटजीज़ थी जो 2024 से 2028 के अंदर इन्होंने की थी। अब 2025 से 29 का इन्होंने रोड मैप पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किया, आई थिंक कल या परसों। पिछले जो इन्होंने रोड मैप था उसको डिस्कशन किया है। नेचुरली सक्सेस वही मिलेगी जहाँ पे अपने पिछले एम्स को भी डिस्कस किया जाए कि गोल कहाँ तक पहुँचा। कॉमर्शियल व्हीकल पर थ्रस्ट है, नो एवरीवन थ्रस्ट है, जीरो आइडेंटिटी मिसमैच पे थ्रस्ट है, जीरो लिक्विडिटी ट्रैक पे थ्रस्ट है, जीरो बग पे थ्रस्ट है, टेक्नोलॉजी फ्रंट, एटलीस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंपनी कर रही है जो पब्लिक डोमेन में नज़र नहीं आता लेकिन बैक एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 35 स्ट्रेटजीज आउटलाइंड इन 2024-18, 28 प्लस में है, 28 ग्रीन में है, 7 वर्क इन प्रोग्रेस पे हैं और कुछ को इन्होंने रोका है विच इज़ हेल्दी। मेगा ट्रेंड्स, इंश्योरेंस फॉर ऑल, क्रेडिट ऑन UPI, प्लास्टिक एज फॉर्म फैक्टर,
प्लास्टिक एज फॉर्म फैक्टर मतलब डेबिट क्रेडिट कार्ड, फ्यूचर ऑफ डिवाइस, ब्लॉकचेन, डिजिटल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, जनरेटिव एआई, सोशल एज ए प्लेटफॉर्म, प्री ओन डेटा प्राइवेसी, ऑगमेंटेड रियलिटी, CX यानी कि आई थिंक क्रिप्टो होना चाहिए, वर्नैकुलर, वॉइस, बजाज प्लस, UPI ओपन आर्केट। ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जो बजाज डिस्कस नहीं कर रहा है फिनेंस के फ्रंट पे। ये रियली बहुत बहुत एक प्रॉमिसिंग फैक्टर मुझे लगता है कंपनी के बारे में, जिसका मैनेजमेंट समझता है कि फ्यूचर कहाँ है, जिसका मैनेजमेंट समझता है कि वी आर नॉट जस्ट हेयर टू गिव यू मनी, वी आर नॉट जस्ट हेयर टू एब्रप्ट द मार्केट, वी आर नॉट जस्ट हेयर टू ब्रेक द ग्राउंड कि हम अचानक से आए और 2% 3% भी लोन दे के मार्केट के साथ हमने फाइट किया। कंपनी को पता है कि फ्यूचर क्या है, कंपनी फ्यूचर के सारे प्रॉस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रही है अपनी एनुअल मीटिंग्स में। गुड प्रोग्रेस ऑन 18 मेगा ट्रेंड्स, कंपनी ऐसा बोलती है। ऐसा उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में BFL 3 करोड़ AA कंसेंट्स, AA मतलब मैं आपको बता दूं, AA मतलब होता है अकाउंट एग्रीगेटर्स। सपोज़ कीजिए आपका SBI में अकाउंट है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक लोन लेने के लिए जाते हैं, कहते हैं मुझे लोन चाहिए, सैलरी आती है आपकी SBI में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा विल आस्क फॉर स्टेटमेंट्स कि SBI की स्टेटमेंट लाइए। लेकिन जब अकाउंट एग्रीगेटर फैसिलिटी पर आप कंसेंट दे देते हैं, एनरोल हो जाते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एक OTP भेज के SBI की स्टेटमेंट्स अपने आप डाउनलोड कर सकता है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। अकाउंट एग्रीगेटिंग फैसिलिटी, इसके लिए बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ सारे बैंक्स के साथ काम कर रही है। स्लोली ये इंडिया के फ्यूचर में, इंडिया के फाइनेंस में नज़र आएगा अकाउंट एग्रीगेटर्स। सो कहने का मतलब है बजाज कह रही है कि 3 करोड़ लोगों का अकाउंट एग्रीगेटर का कंसेंट मिल जाएगा, जिससे हमें कस्टमर इंसाइट अच्छा मिलेगा, नेचुरल बात है। 29 जेन AI यूज़ केसेस अक्रॉस 25 वर्क स्ट्रीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये यूज़ करना चाहते हैं, जिससे 150 करोड़ ऑलमोस्ट ही फाइनेंशियल ईयर 26 में बचाएंगे। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेगा ट्रेंड फ्यूचर के लिए कंपनी बोलती है, बजाज बोलती है, डिजिटल रुपी, अकाउंट एग्रीगेटर, ONDC, सोशल एज प्लेटफॉर्म, रिवॉर्ड, ऑफलाइन टू ऑनलाइन, पर्सनलाइजेशन, ग्रीन फाइनेंस। ये वर्ड आने वाले फाइनेंस के सेक्टर में आप काफ़ी बार सुनेंगे। ग्रीन फाइनेंस पर अभी थ्रस्ट होने वाला है। पेरिस के अंदर भी शायद कॉन्क्लेव हुआ था, क्लाइमेट कॉन्क्लेव एक्सेट्रा, उसके अंदर ही डिस्कशंस हुए कि दुनिया भर के जो फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म से ग्रीन फाइनेंस वगैरह को सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। बजाज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्रेडिट ऑन UPI, बहुत प्रयास हो रहा है UPI पे क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा के लिए। फ्यूचर, प्री ओन, मोनेटाइजिंग डिजिटल असेट्स, ये सारी डिजिटल असेट्स का मतलब मोनेटाइज करने का मतलब है अगर कोई भी डिजिटल असेट है, बेस्ट एग्जांपल इज़ इफ़ कोई ऐप है अगर, तो उसकी अगर विजिबिलिटी है, ऑर्गेनिक इंप्रेशंस हैं, तो वहाँ पर ये किसी थर्ड पार्टी की ब्रांड अवेलेबिलिटी कराकर उसको एक तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। ये वर्स्ट ये सिंपलेस्ट लेवल ऑफ एग्जांपल है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे मोनेटाइज किया जा सकता है डिजिटल लेवल पर। फिर वही बात, ज़ीरो ट्रस्ट, मल्टी क्लाउड। ज़ीरो ट्रस्ट से यहाँ इनका ये मतलब है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है अंधा, और जो ऐप वगैरह होगा, जो बिजनेस टू कस्टमर होगा या कस्टमर टू कस्टमर होगा, P2P होगा, पीयर टू पीयर होगा, उसके अंदर ट्रस्ट वर्ड वेरीफाई वाला कंसेप्ट है। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए सिस्टम से। फ्रॉड प्रोटेक्शन बेसिक मकसद है। साइबर सिक्योरिटी, वॉइस, ऑगमेंटेड रियलिटी पहले बता चुके हैं। क्लाइमेट रिस्क, खैर इन सबको छोड़िए, कोई खास बात नहीं है। दिस एक्चुअली डजेंट मैटर ऑन ग्राउंड, इतना इम्पैक्ट नहीं करता, बट कंपनी की क्लैरिटी है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्बिशन, स्ट्रेटजी, अप्रोच, फिलॉसफी टू बिल्ड बिजनेस विद ए 10-year व्यू। अप्रोच है टू एक्वायर एंड क्रॉस सेल पेमेंट्स। स्ट्रेटजी है टू बी एन ओमनी प्रेजेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है यत्र तत्र सर्वत्र। काफ़ी चीज़ें हैं जो कंपनी डिस्कस करती है। एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूसिंग BFL 3.0। बजाज फाइनेंस अपने आप को अब BFL 3.0 जैसे कहते हैं ना कि सीज़न 2 एक तरह से सीज़न 3, हाउ आई मेट योर मदर सीज़न 4, हाउ आई मेट योर मदर सीज़न 5, बिग बैंग थ्योरी सीज़न 9, उस तरह से अब बजाज फाइनेंस ला रहा है बजाज फाइनेंशियल 3.0, ए फिन AI कंपनी, नॉट अ फिनटेक कंपनी, नॉट अ फाइनेंस कंपनी, नॉट एन NBFC, बट अ फिन AI। इसमें फिन इज़ नेचुरली फाइनेंस, AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। BFL 1 में इन्होंने क्या किया? BFL 1 में इन्होंने AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 2400 करोड़ से 44,000 करोड़ ले गए। BFL 2 में 44,000 से 3,30,000 करोड़ ले गए। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 3 के अंदर क्या होने वाला है। 3 के अंदर वही सारी बातें देखो, 1 के अंदर ये हुआ डीमोनेटाइजेशन, कोविड एंड ऑल, ठीक है। BFL 3 विल बी अमंग द मोस्ट सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल कंपनीज इन इंडिया।
प्री एमिनेंट चॉइस फॉर इट्स 200 मिलियन कस्टमर फ्रेंचाइजी फॉर ऑल देयर फाइनेंशियल सर्विस नीड्स। 200 मिलियन का मतलब 20 करोड़ कस्टमर्स ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस के हैं। मतलब 130 करोड़ की जनता में से 20 करोड़ तो बजाज फाइनेंस के ही हुए। बजाज फाइनेंस ही बात करती है, बोस्ट करती है कि इतना है। ये एक फिनएआई कंपनी होगी विद एआई एनेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर विच इंटीग्रेट्स एआई अक्रॉस ऑल इट्स प्रोसेसेस। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और इम्प्लीमेंटेशन भी नेचुरली अच्छा ही होगा, जो इतना क्लियर कंसेप्ट रखता है उस कंपनी का। स्ट्रैटेजिक फॉर्मेट BFL3 के लिए कंपनी कहती है नेक्स्ट 100 मिलियन कस्टमर्स, यानी अगले 10 करोड़। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स, ऑर्गेनिक एक्विजिशन एंड बजाज प्राइम, जैसे अमेजॉन प्राइम, जोमेटो प्राइम, उस तरह से बजाज प्राइम। नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ कहाँ से लाएगी ये कंपनी BFL3 में? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे व्यापारी, छोटे और मझले व्यापारी। बिल्ड मार्केट लीडरशिप अमंग टॉप 3, इन तीनों में इनको टॉप 3 में आना है देश के अंदर। पर्सनल लोन 50,000 से 50 लाख, गोल्ड लोन, MFI माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़, जो रेडी व्यापारियों को लाख 10,000, 10,000, 20,000, 30,000 वाले लोन होते हैं वाले, और टू व्हीलर। ऑप्टिमाइज स्केल विद लो कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट, ग्रीन फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट लीजिंग, रिस्क मैनेज। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ये सारी बातें चलती रहेंगी। मैंने आपको बस ये सारी बातें बताने के पीछे मकसद यहाँ था कि किसी भी कंपनी का फाइनेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। फाइनेंस देखना चाहिए नेचुरली। फाइनेंस देखने से ज़्यादा आप लोगों को ये देखना है कि कंपनी, देखो मेरे को इतनी कंपनियाँ प्रॉमिसिंग लगती है, बट इसका प्योर रिस्क स्कोर 2 है। अब आप सोच रहे हो कि ये 9 पॉइंट में से सिर्फ 2 पे खेल रही है। नेचुरली इसके वीक फाइनेंशियल्स माने जाएंगे बजाज के, लेकिन जो कंपनी पिछले 17 साल से काम कर रही हो, जो कंपनी 20 करोड़ कस्टमर्स को सर्व कर रही हो, जिस कंपनी का एम्बिशन हो, बल्कि एम्बिशन नहीं हो, एम्बिशन तो एक एक कागज़ पे लिखने वाला शब्द हो गया, जिस कंपनी के पास एक प्रॉपर रोड मैप हो जो बताए कि हम क्या करेंगे और उससे भी बड़ी बात हम कैसे करेंगे, उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। उसमें तो फिर इन्वेस्ट करना ही है हमने। टारगेट वारगेट है कुछ। फाइनेंस कहाँ है इसका? हल्का सा फाइनेंस डिस्कस मैं आपसे कर लूँ। यहाँ पे होता है इसका फाइनेंस, यहाँ पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? देयर इज नो फाइनेंस फॉर दिस कंपनी विद द हेल। हाँ ये रहा, अबाउट द कंपनी नॉट नीडेड। शेयर होल्डिंग कंफर्टेबल शेयर होल्डिंग है 54.60, 55.87 थी सितंबर 23 में, उन्होंने कम किया है 54.7 सितंबर 24 में। इसका मतलब नेचुरली ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर मार्केट अच्छी वैल्यूएशन दे रहा है और कंपनी को लो कॉस्ट फंड्स की आवश्यकता होती है तो कंपनी किसी तरह पैसा उठा सकती है। अब ये पैसे का किया क्या, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वापस कैपिटल इक्विटी के रूप में इंजेक्ट कर दिया है कंपनी में, इट इज़ डेफिनेटली ग्रेट साइन। नहीं भी किया है तो नॉट ए पैनिक सिचुएशन। FII क्या कर रही है? FII ने इसको बेचा नहीं है। ओह, सितंबर 2023 में 17.01 होल्डिंग था और सितंबर 24 में होल्डिंग 17.73 है, तो FII ने इसको अभी बेचा नहीं है। DII ने भी ख़रीदा है 16.52 से 18.18, गुड। पब्लिक का जो है 10.5 था, वो अभी 9.36 रह गया, यानी पब्लिक के पास उतना नहीं है जितना DII एटसेट्रा ने बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स से थोड़ा सा बाहर आए हैं, लेकिन FII और FPI ने इंटरेस्ट दिखाया है इस कंपनी में। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। 2020 में रेवेन्यू 26,373 करोड़, जो कि बढ़ के 2024 में 54,000 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया 5 साल के अंदर। नेट प्रॉफिट कंपनी का 2020 में 5,263 करोड़ था, 2024 में 14,443 करोड़ हो गया। NBFC जब भी प्रॉफिट कमाएगी, बैंक जब भी प्रॉफिट कमाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब भी प्रॉफिट कमाएंगे, मान के चलिए एक आम आदमी देश के अंदर सफ़र करता है, लेकिन कोविड के बाद सिचुएशंस ऐसी आई हैं कि हर कंपनी को 20,000, 30,000, 50,000 करोड़ के प्रॉफिट की आदत लग गई है। एकदम नियर इमीडिएट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्टॉक वॉलेटिलिटी नहीं शो करेगा, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्रेडिट डिमांड इंडिया के अंदर थोड़ी सी डाउन होगी। CRR RBI ने कम किया है, जिससे बैंकों के पास लिक्विडिटी कंफर्टेबल होगी। लिक्विडिटी कंफर्टेबल अगर बैंकों के पास रहती है CRR कम करने के बाद, तो उसका मकसद ये है कि बेसल नॉर्म्स अच्छे मजबूत मेंटेन करेंगे भारत के बैंक। बेसल नॉर्म मेंटेन करने के साथ ही कुछ पैसा हाथ में भी आया है बैंकों के, NBFC के, जिससे वो और लेंडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है दुनिया भर के अंदर, इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है। FMCG कंपनीज़ कह रही हैं डिमांड कम है। क्रेडिट बबल थोड़ा सा रुकेगा, लगता है ऐसा है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म बजाज फाइनेंस इज़ अ फ्यूचर रेडी कंपनी टू द माई ऑब्जर्वेशन। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नज़रिए के हिसाब से आप बजाज फाइनेंस को डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हैं, फिर भी आप अपना रिसर्च कीजिए। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।